नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने विशेषण के बारे में पढ़ा था और संज्ञा सर्वनाम वाले टॉपिक उससे पहले हो चुके हैं। तो विशेषण के बारे में हमने पढ़ा था कि विशेषण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, विशेषण की परिभाषा क्या होती है, उसकी हमने ट्रिक भी बताई थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी, तो वो आप सबको वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप जब भी उस वीडियो को देखोगे तो वो ट्रिक आपके दिमाग में बिल्कुल ही अच्छे से छप जाएगी, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। हमें किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, उसे समझना है। तो चलिए आज हमारा टॉपिक है क्रिया। क्रिया शुरू करने से पहले मैं अब जो पिछली क्लास में जो थोड़ा सा डाउट रह गया था वो क्लियर कर देती हूँ। तो आलस्य शब्द का विशेषण क्या है, ये क्वेश्चन में हमें थोड़ा डाउट था। आलस्य शब्द का विशेषण आलसी है। तो ये डाउट हमारा क्लियर हो गया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार का कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन में रहे, किसी भी टॉपिक में रहे। जो भी डाउट हैं वो हम या तो इसी क्लास में, उस क्लास में, या फिर अगले वाली क्लास में हम क्लियर कर देंगे। तो अब हम चलते हैं क्रिया की तरफ कि क्रिया क्या होती है। इसमें हम बात करेंगे क्रिया की परिभाषा के बारे में, धातु के बारे में, धातु के भेद के बारे में, क्रिया कितने प्रकार की होती है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट में अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिया। क्रिया से ही हमें पता चल जाता है कि हम किसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, ये सारे काम हम लोग करते रहते हैं। खाना, पीना, सोना, पढ़ना, जाना, ये सब क्या है, क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है, काम। मतलब जब किसी काम का होना पाया जाए या करना पाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, क्रिया। क्रिया का दूसरा अर्थ ही काम है, मतलब किसी काम को करना, किसी कार्य को करना। तो आपको परिभाषा समझ आ गई। अब हम चलते हैं धातु की तरफ। धातु क्या होती है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रिया पद का निर्माण होता है। जैसे चलना क्रिया में चल धातु है। चलना शब्द लिखा हुआ है, अगर उसमें पूछा जाए कि चलना क्रिया है, इसमें धातु क्या है, चल। किससे मिलकर बना है, चल प्लस ना, चलना। ऐसे ही पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है। अब धातु के भेद देखिए। धातु के दो भेद होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। धातु आपको समझ में आ गई। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। जैसे चलना में चल धातु है, पढ़ना में पढ़ धातु है, ठीक है। तो मूल धातु की तरफ आते हैं कि मूल धातु क्या होती है। यह धातु स्वतंत्र होती है, मतलब किसी के दबाव में काम नहीं करती, ये स्वतंत्र होती है और किसी अन्य शब्द पर यह निर्भर नहीं होती। जैसे जा, खा, पी, ये जो शब्द हैं ये क्या है, स्वतंत्र है और ये धातु हैं, ठीक है। तो मूल धातु आपको मूल मतलब जाना, जाना में कौन सी मूल धातु है, जा। खाना में खा मूल धातु है। पीना में पी मूल धातु है। अब दूसरी धातु का भेद है यौगिक धातु। यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके, मतलब संयुक्त करना मतलब जोड़ना, जोड़ करके अथवा संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। और यह कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। ये नहीं है कि सिर्फ सकर्मक से बन जाए या अकर्मक से बन जाए। प्रेरणार्थक क्रिया में दोनों ही क्रियाओं का, अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे देखिए, मूल धातु है उठना, प्रेरणार्थक है उठाना, उठवाना। प्रेरणा मतलब, प्रेरणार्थक का मतलब क्या है, प्रेरणार्थक का मतलब है कि किसी को प्रेरणा देके कोई काम करवाना, ठीक है। हम किसी काम को खुद करेंगे तो उसे बोलेंगे कि मैंने ये काम किया, ठीक है। अगर किसी से करवाएंगे कि मैंने ये काम उससे करवाया,
तो ये हो गई उसे प्रेरणा देके, उसे मोटिवेट करके हमने ये काम करवाया। इतना तो आपको पता ही है कि क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। देना, देना मूल धातु है, और प्रेरणार्थक धातु इसकी क्या बनेगी, प्रेरणार्थक क्रिया क्या बनेगी, दिलाना या दिलवाना। दिलाना भी बन सकती है और दिलवाना भी बन सकती है। करना से कराना, करवाना, मतलब जब हम खुद काम करते हैं तो उसमें आएगी मूल धातु, और जब किसी और से काम कराते हैं कि मैंने उसे ये काम कराया या करवाया, तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया। इसका दूसरा जो पार्ट है यौगिक धातु। यौगिक धातु दो या दो से, यौगिक, यौगिक शब्द से ही हमें पता चल जाता है कि यौगिक मतलब किसी चीज को जोड़ना। दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। किससे, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है, यानी दो या दो से अधिक धातुओं को जोड़ा जाता है तब क्या बनती है, यौगिक क्रिया। जैसे रोना, धोना, उठना, बैठना। जैसे नॉर्मली भाषा में कह देते हैं, गांव की भाषा में कह देते हैं कि यहाँ रोने धोने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ उठने बैठने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, यौगिक क्रिया है, रोना, धोना, उठना, बैठना। ठीक है, अब हम चलते हैं, तीसरा है इसका नाम धातु क्रिया। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। किससे, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। जैसे गाली से गरियाना, बात से बतियाना। इतना आपको समझ आ गया। हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है क्रिया क्या होती है, क्रिया की परिभाषा क्या होती है। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, ये सब क्या है, क्रिया। क्रिया का मतलब होता है काम, किसी काम को करना ही क्रिया कहलाती है। फिर हमने पढ़ा धातु के बारे में। धातु क्या होती है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे चलना क्रिया है तो इसमें चल धातु है, पढ़ना क्रिया है, पढ़ धातु है। ठीक है, अब धातु के भेद के बारे में हमने बात की थी, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु जैसे जाना शब्द है पूरा, और इसमें बोला जाए कि इसमें मूल धातु ढूंढिए, मूल धातु बताइए, तो इसमें मूल धातु कौन सी होगी, जा। खाना में खा, पीना में पी, ये क्या है, मूल धातु, जो उसका मूल रूप होता है। दूसरा है यौगिक धातु। यौगिक धातु से यौगिक के शब्द से ही आपको पता चल गया कि किसी चीज को जोड़ना है, संयुक्त करना है। संज्ञा विशेषण में प्रत्यय लगाकर जो धातु बनाई जाती है उसे यौगिक धातु कहते हैं। यह यौगिक धातु 3 प्रकार की होती है। पहली है प्रेरणार्थक धातु, या इसे प्रेरणार्थक क्रिया भी बोल सकते हैं। तो ये प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की होती हैं। इन दोनों अकर्मक और सकर्मक क्रिया से मिलकर बनती हैं। जैसे मूल धातु दे रखी है हमें, उठना, उठना से बन जाएगी उठाना, उठवाना। जैसे मैंने अपने बच्चे को सुबह 6 बजे उठाया। ठीक है, देना, दिलाना, करना, कराना, करवाना। ठीक है, अब है दूसरी है यौगिक धातु क्रिया। 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। किससे, 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। जैसे रोना, धोना, उठना, बैठना। तीसरी है नाम धातु क्रिया। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे गाली से गरियाना। अगर आ जाए वाक्य में कि गाली शब्द को कि नाम धातु क्रिया कौन सी होगी, तो गाली से गरियाना, बात से बतियाना। ठीक है, अब रचना की दृष्टि से अब आते हैं हम इसके जो मुख्य भेद होते हैं उनके बारे में बताते हैं। क्रिया के भेद। क्रिया की रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम बात करेंगे सकर्मक क्रिया के बारे में कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। तो देखिए, इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है। सकर्मक, सकर्मक सा लिखा है, सा मतलब सहित, कर्मक मतलब कर्म सहित। तो सकर्मक का मतलब क्या हो गया, अर्थ क्या हो गया, सकर्मक का मतलब कर्म सहित, यानी जिस क्रिया में जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे
राम फल खाता है, तो इसमें क्रिया क्या हो गई, खाना, और फल क्या हो गया, कर्म, और राम हो गया कर्ता। तो इतना आपको समझ आया। जैसे सीता गीत गाती है, तो गाना हो गया क्रिया, गीत हो गया कर्म, और सीता हो गई कर्ता। ठीक है, कर्ता, कर्म और क्रिया। सकर्मक क्रिया की एक पहचान है कि इसमें आपको क्या और कैसे का जवाब मिले, वहां पर कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। जहां पर क्या, जैसे राम फल खाता है, तो राम क्या खाता है, फल। सीता गीत गाती है, तो सीता क्या गाती है, गीत। ठीक है, सकर्मक क्रिया आपको समझ आ गई होगी। तो हम चलते हैं अकर्मक क्रिया की तरफ। अकर्मक का मतलब होता है बिना कर्म के। सकर्मक तो कर्म सहित थी, और अकर्मक है बिना कर्म के, यानी जो क्रिया कर्म के साथ नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं हम कि अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता तथा उसका फल कर्ता पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, कर्म पर ना पड़ के कर्ता पर पड़ता है। जैसे राधा रोती है, तो इसमें कर्म का अभाव है, तो रोती है क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर। तो यहाँ कर्ता कौन है, राधा। तो समझ आया आपको। एक और उदाहरण देखते हैं। मोहन हंसता है, तो क्रिया का फल, यहाँ भी क्या है, कर्म का भाव है। हंसना क्रिया है, हंसना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, मोहन कर्ता पर, क्योंकि यहाँ कर्ता कौन है, मोहन। तो आपको समझ आया कि जहाँ क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर, जहाँ कर्म का अभाव होता है, कर्म नहीं होता है वहां पर, और उसका क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। और यहाँ इसमें क्या किसे क्या कैसे का जवाब नहीं मिलेगा आपको कि राधा रोती है, क्या रोती है, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। मोहन हंसता है, क्या हंसता है, कैसे हंसता है, ये नहीं बताया है। ठीक है, तो आपको क्रिया के दो भेद, मुख्य जो भेद होते हैं उनके बारे में पता चल गया। सकर्मक मतलब कर्म सहित, जिसमें कर्म होता है, कर्ता और कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों होते हैं। जैसे राम फल खाता है या मोहन खाना खाता है, तो इसमें कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। अकर्मक हो गई जो बिना कर्म के होती है, जिसमें क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, बल्कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। जैसे राधा सोती है या राधा रोती है, मोहन गाता है, क्या गाता है ये नहीं पता है, क्या सोती है ऐसे कभी नहीं बोला जाता, कैसे सोती है ऐसे कभी नहीं पूछा जाता। तो अब आपको ये सकर्मक और अकर्मक ये दो भेद अच्छे से समझ आ गए होंगे। जितना हमने यहाँ तक पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब क्रिया के कुछ अन्य भेद भी होते हैं, इसकी एक ट्रिक बनाई है हमने। तो ट्रिक देखिए, SPN DSK। तो S से हो गया सहायक क्रिया, P से हो गया पूर्वकालिक क्रिया, N से हो गया नामबोधक क्रिया, D से हो गया द्विकर्मक क्रिया, और S से संयुक्त क्रिया, और K से क्रियार्थक संज्ञा है, ये क्रियार्थक संज्ञा। SPNDSK, S से सहायक क्रिया, P से पूर्वकालिक क्रिया, N से नामबोधक क्रिया, D से द्विकर्मक क्रिया, S से संयुक्त क्रिया, K से क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है, SPNDSK क्रिया के कुछ भेदों की ट्रिक है। कुछ जो अन्य भेद है, मुख्य भेद तो दो ही हैं। रचना, अगर क्वेश्चन आता है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, तो दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। ये क्रिया के कुछ अन्य भेद हैं जिसकी हमने ट्रिक बताई थी, SPNDSK। तो सबसे हम चलते हैं S की तरफ। S क्या, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट और पूर्ण करने में सहायता करती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, तो यहाँ जाना क्या है, मुख्य क्रिया है, और हूँ सहायक क्रिया है। वे हंस रहे थे, तो यहाँ हंसना मुख्य क्रिया है और रहे थे सहायक क्रिया है। तो सहायक क्रिया आपको समझ आ गया। सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आता है ना हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है।
तो ये सहायक क्रिया वही है, हेल्पिंग वर्ब। समझ आया? सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को अच्छी तरह से स्पष्ट करने में, पूर्ण उसे पूरा करने में सहायता करती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, ऐसे तो नहीं बोलेंगे मैं घर जाता है, मैं घर जाता हूँ, तो जाना मुख्य क्रिया है और हूँ सहायक क्रिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं पी। पी पी से क्या बताया था? पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना आरंभ करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे राम भोजन करके सो गया, मतलब राम ने भोजन, पहली क्रिया, पहला काम उसने क्या किया? राम ने भोजन कर लिया और फिर उसके बाद वो सो गया। ठीक है, तो यहाँ भोजन, इसमें अगर पूछा जाए इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया की पहचान कीजिए। राम भोजन करके सो गया, तो पहला काम उसका क्या था? भोजन करना। तो भोजन करके शब्द में इसमें क्या आएगा? पूर्वकालिक क्रिया। मतलब एक क्रिया को करने के बाद दूसरी क्रिया उसने क्या संपन्न की? सो जाना। भोजन करके वो सो गया, तो पहली क्रिया हो गई हमारा भोजन करना। ठीक है, पूर्वकालिक, पूर्व का मतलब होता है पहले। तीसरी है हमारी नामबोधक क्रिया। संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नामबोधक क्रिया बनती है। किसके साथ? संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नामबोधक क्रिया बनती है। जैसे उदाहरण से अच्छे से समझ में आता है। जैसे देखिए, जैसे संज्ञा प्लस क्रिया इज इक्वल टू नामबोधक क्रिया। संज्ञा क्या हो गई हमारी? लाठी, क्रिया हो गई मारना, तो नामबोधक क्रिया दोनों को एक साथ संयुक्त कर देंगे, लाठी मारना। ठीक है, ऐसे ही विशेषण प्लस क्रिया इज इक्वल टू नामबोधक क्रिया। दुखी प्लस होना, दुखी होना, इसमें प्लस नहीं आएगा। अब हम चलते हैं द्विकर्मक क्रिया की तरफ। जिस क्रिया के दो कर्म हो, नाम से ही पता चल गया हमें, द्वि मतलब दो, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो दो कर्म हो गए, दो काम हो गए ना, कि दो कर्म है, छात्रों को और हिंदी क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया, तो इसमें दो कर्म है, किसको मारा? राम को। क्या मारा? थप्पड़ मारा। ठीक है, तो द्विकर्मक क्रिया भी आपको समझ में आ गई होगी। डी से द्विकर्मक क्रिया, एस से सहायक क्रिया, पी से पूर्वकालिक क्रिया, एन से नामबोधक क्रिया, डी से द्विकर्मक क्रिया। अब फिर दोबारा से एस आ गया, एस से संयुक्त क्रिया। संयुक्त भी नाम से पता चल गया, किसी चीज को जोड़ना या किस दो क्रियाओं के संयोगों को से बनती है जो, या दो क्रियाओं को जोड़ना आपस में। संयुक्त क्रिया देखिए, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाने लगा, मुझे पढ़ने दो, तो दो क्रियाएं इसमें, खाना और लगना, पढ़ना और देना। मतलब पढ़ना मतलब वो कह रहा है कि मुझे पढ़ने दो, तो ये क्या हो गई? संयुक्त क्रिया। अब ये जो क्रिया के अन्य भेद हैं ये कितने हैं? 6। SPNDSK। एस से सहायक क्रिया, पी से पूर्वकालिक क्रिया, एन से नामबोधक क्रिया और डी से द्विकर्मक क्रिया और एस से संयुक्त क्रिया और फिर क्या है? के से क्रियार्थक संज्ञा। अब क्रियार्थक संज्ञा के बारे में हम बात करते हैं। जब कोई क्रिया संज्ञा की तरह प्रयोग की जाती है तब उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। क्यों कहते हैं उसे क्रियार्थक संज्ञा? कि जब कोई क्रिया संज्ञा की तरह प्रयोग की जाती है इसलिए उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो इसमें क्रियार्थक संज्ञा क्या है? टहलना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्रिया टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये बार बार जो ट्रिक होती है ये बार बार मैं इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, और इस वीडियो को आप अच्छे से देखोगे, सुनोगे, तो ये क्रिया के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगी कि क्रिया क्या होती है, उसके मुख्य भेद क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके अन्य भेद क्या होते हैं, धातु किसे कहते हैं, इन सब के बारे में आपको पता चल जाएगा।
अब चलते हैं हम अभ्यास कार्य की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो ये तो आपको पता है, काम का नाम बताने वाले शब्द को ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है क्रिया, चौथा है क्रिया विशेषण। तो तीसरा हमारा आंसर होगा क्रिया। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। ये मैंने इसकी परिभाषा बताई थी ना कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है, जब किसी काम को करने या होना पाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखिए, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तीसरा देखिए क्वेश्चन, गेहूं पिस रहा है में कौन सी क्रिया है? तो इसमें अकर्मक क्रिया होगी, इसमें कर्म नहीं है। पिसना जो वो है, पिसने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, गेहूं पर पड़ रहा है। तो यहाँ अकर्मक क्रिया है। अकर्मक मतलब बिना कर्म के, यहाँ कर्म का अभाव है। गीता, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, गीता खाना खाती है, तो वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, क्योंकि गीता क्या खाती है? खाना। अगर ऐसे आ जाता गीता फल खाती है, तो क्या खाती है? फल खाती है। तो क्या का आंसर हमें मिल रहा है? क्या या कैसे का आंसर जब मिले तो वो सकर्मक क्रिया होती है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। ये जो प्रश्न है ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, एचटेट में भी आ चुका है, यूपी टेट वगैरह में भी आ चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं बोला जाएगा कि क्या उड़ रही है, कहाँ उड़ रही है, कैसे उड़ रही है, ये नहीं है। इसमें कर्म नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। ठीक है, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं और सकर्मक क्रिया इसका आंसर टिक करके आ जाते हैं, लेकिन इसमें कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्रिया टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की वीडियो देखनी है, उसके बारे में जानना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उसे ओपन करके देख सकते हैं। इससे पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण हमारा टॉपिक हो चुके हैं, ये क्रिया हमारा चौथा टॉपिक है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना, समझना, रटना नहीं है हमें किसी चीज़ को। ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को रटते हैं ना, तो वो उस समय के लिए तो हमें याद रहती है, लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं। इसलिए ट्रिक के माध्यम से इसलिए पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चे को ट्रिक के माध्यम से वो चीज़ हमेशा के लिए याद रह जाए, याद रहे हमेशा। ठीक है, तो आज हमारा क्रिया टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप इसे देख लेना, अच्छे से समझ लेना। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, क्योंकि कोई डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी विद्यार्थी के मन में। जो भी सीखने वाला है, जो भी चीज़ है, उसे हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि कोई डाउट अगर रह जाता है तो फिर वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। धन्यवाद।